हाँ देखिए, आज आपको होमवर्क का सॉल्यूशन बताया जाएगा। जो मैंने आपको शनिवार के दिन होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का सॉल्यूशन आप देखें। सवाल नंबर 1 बोलिए, क्या दिया गया था आपको? एक लंबवृत्तीय बेलनाकार। चलिए हम पढ़ देते हैं। देखिए बोला गया था कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की लंबाई का अर्थ आप उसकी ऊंचाई से लगा सकते हैं 42 सेंटीमीटर तथा व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए एक बेलन दिया गया था, यह एक बेलन था। इस बेलन की जो ऊंचाई थी, यानी लंबाई आप कहें उसको या ऊंचाई कहें, बात एक ही है, 42 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है बेलन का, वो 28 सेंटीमीटर है। इस बेलन को कन्वर्ट किया गया है, यानी इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है? गोला बनाया गया है। ये आपका बेलन है। इस बेलन को पिघला करके एक गोला बनाया गया है। यह गोला है आपका, और इस गोले की त्रिज्या बोला है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस बेलन को पिघला करके इस त्रिज्या का कई ठो गोला बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि जब इस बेलन को हम पिघलाएंगे तो हमें कितनी धातु प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई जो दिया है वो 42 सेंटीमीटर है, और बेलन का व्यास जो है वह 28 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा आप इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, 28/2 कर लेंगे, यानी 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। फिर बनाए जाने वाले गोले की त्रिज्या दिया है। गोले की त्रिज्या आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। सीधे आंसर पर पहुंचते हैं। बेलन को पिघलाकर दिए गए माप के बनाए जाने वाले गोलों की संख्या आपको सीधे क्या कर देना होगा? बेलन का आयतन निकाल लेना होगा। बेलन के आयतन के कहने का आशा है कि जब इस बेलन को पिघलाएंगे तो आपको कितनी हुई पिघली धातु प्राप्त होगी, क्योंकि उसी पिघली धातु से आपको गोला बनाना है। इसका मतलब बेलन का आयतन का मतलब इस बेलन को पिघलाने पर जो धातु मिली है उसका आयतन और गोले का आयतन। इस कंडीशन में आप गोलों की संख्या का पता कर सकते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता, πr²h। गोले का आयतन 4/3 πr का क्यूब। इस कंडीशन में जब आगे बढ़ते हैं तो पाई से कैंसिल कर देते हैं। ऊपर जो त्रिज्या हमारी है बेलन की वो 14 है, 14 का वर्ग कर देंगे, गुणते h का मान आपका 42 है, 42 कर देंगे, बटा में ये 4/3 हो जाएगा, और r इसका है 3.5, इसका क्यूब हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणते 14 गुणते 42, और ये नीचे का जो 3 है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, और इंटू 3.5 गुणते 3.5 गुणते 3.5। ठीक है। अब इसको आप जिस अनुसार हो सके काट सकते हैं आप, किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको काटने का 60 तरीका और आपको बतला देते हैं। देखिए हम ऊपर कर देते हैं 14 गुणते 14 गुणते 42 और गुणते 3, और नीचे देखिए ये 35 है, अगर इसमें का 2 ले लेंगे तो 7 बन जाएगा। इस 3.5 में इसका 2 का गुणा कर देंगे 7 बन जाएगा। फिर एगो 2 बचेगा, फिर इसका गुणा करेंगे वो भी 7 बनेगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 35, और ऊपर क्या कर लेंगे 10। बात समझ में आई? जैसे ये दशमलव, मतलब आप किसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट में बताया, क्योंकि ये 4 है तो 4 का मतलब 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। 1 2 का गुणा 3.5 में करेंगे 7 मिलेगा, फिर दूसरे 2 का भी गुणा करेंगे तो 7 मिलेगा। इसका अगर हम पॉइंट हटाना चाहते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया।
अब आगे चलते हैं, काट देंगे। 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 पचे 8 छके, देखिए 2 दूना के 4, 4 छके 24, 24 दूना 48, और 48 में कै का गुणा, 3 का गुणा, 8 के 24 और 4 3 12 13 1 14, यानी यही आपका आंसर होगा। यानी उस बेलन को पिघला करके 144 गोले क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जिनका सही होगा सही, जिनको नहीं आया होगा नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था, उसको बोलिए। किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो प्राप्त गोले तथा मूल गोले के आयतन में क्या अनुपात होगा? देखें, एक गोला है आपका, इस गोले की त्रिज्या r है, ध्यान से देखें, ये हमारा मूल गोला है और कह रहा है कि अगर इस गोले की त्रिज्या पहले की त्रिज्या की अगर हम आधी कर दें, यानी यह r के जगह पर अगर हम r/2 कर दें, तो कह रहा है कि इस कंडीशन में जो प्राप्त गोला है तथा जो मूल गोला है उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मूल गोले की त्रिज्या हमने r लिखा है, इसलिए मूल गोले का आयतन क्या होगा, मूल गोले का आयतन यानी ये जो बड़ा वाला गोला है 4/3 पाई r का क्यूब। फिर त्रिज्या आधी करने पर प्राप्त गोले की त्रिज्या अब r/ क्या हो जाएगी 2, इसलिए दूसरे गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई, और r का क्यूब का मतलब r/2 का क्यूब। आगे जब चलेंगे तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, गुणते r का क्यूब बटा में 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है। इसलिए मूल गोले का आयतन और बटा में दूसरे गोले का आयतन, वही प्राप्त गोला कहें या दूसरे गोले का आयतन, प्राप्त गोले का आयतन बटा में, चलो उसको पलट नहीं देगी। मूल गोले का आयतन जो है अपना 4/3 है, पाई r का क्यूब है, बटा में 4/3 पाई r का क्यूब बटा में 8 है। कैंसिल कर दोगी, r से कैंसिल हो गया, 8 ऊपर चला गया, 1 हो गया। इस कंडीशन में मूल गोले का आयतन और रेशियो प्राप्त गोले का आयतन, इसका रेशियो जो होगा वह 8:1 होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि प्राप्त गोले का आयतन संबंधे मूल गोले का आयतन, तो इसका मान होगा 1:8। इसका आया होगा सही, नहीं तो गलत। अब जिसको नहीं आ रहा है तो अपना बैठ कर थप्पड़ी बजाए। तुम लोगों के अंदर बनकड़ी ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। तीसरा बोलो। यदि 12 सेमी ऊंची तथा 5 सेमी त्रिज्या की एक बेलन से उसी ऊंचाई तथा त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाए तो बची आकृति का आयतन तथा शंकु पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखें तीसरा सवाल, शॉर्टकट में हल करते जा रहे हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन से, ध्यान से देखें, यह आपका बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई जो है, वह 12 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। r का मान 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस बेलन से उसी ऊंचाई और त्रिज्या का एक शंकु काट लिया गया है। मानकर चलिए इसको हम काट रहे हैं ऐसे,
ठीक है। जब इसमें से उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का अगर आप शंकु काट करके निकाल देंगे, ऐसा जो चीज़ मैं सर्किल कर रहा हूँ ये चीज़ निकला है इस बेलन से, ये चीज़ निकल गया, तो कन्फर्म है कि आपको जो संरचना प्राप्त होगी इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। ऐसा मिलेगा क्योंकि उसमें से ये निकल गया है। देखकर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आयतन तो कन्फर्म है कि निकल जाएगा। सबसे पहले आयतन अगर निकालना होगा तो जो बेलन का आयतन था उसके आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देंगे। लेकिन अब संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह आपको पता है 2πRh होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन वक्र पृष्ठ में कहने का मतलब क्या है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr कोष्टक के अंदर h+r। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। ये वाला सूत्र जब आप यूज करते हैं तो उस बेलन का दोनों पृष्ठ भी सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन। ये जो होता है ओनली केवल बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। कहने का मतलब मैंने आपको उस दिन समझाया था, बताया था। जैसे अगर एक कोई बेलन बना हुआ है, ऐसा अगर मान कर चलिए यह अगर कोई बेलन है, ये बेलन है, ये मान कर चलिए हमने जो हाथ में कागज का बनाया बेलन है, तो ये वाला जो सूत्र लिखा गया है 2πRh वो केवल इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी बाहरी। कहने का मतलब इस सूत्र का प्रयोग आप करेंगे तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन आपको इस भाग को निकाल लेने पर बचे हुए आकृति का जो आयतन है, ठीक है ना, या बचे हुए आकृति का जो वक्र पृष्ठ निकालना है, तो उसमें जब इसमें से शंकु काट कर आपने निकाला होगा तो इसका एक तो टोपी देख रहे हैं ना, खत्म हो गया। लेकिन नीचे का अभी बेस क्या है, बचा है, और बेस क्या है, वृत्त है। तो अगर इसमें 2πRh में अगर हम पाई के वर्ग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वो आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे ना बात। क्यों, क्योंकि ये वाला सूत्र बनता है कब, जब वक्र पृष्ठ वाले सूत्र में हम दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं 2πr का वर्ग, तब ना जाकर के सूत्र मिलता है। जिसमें कि जब शंकु इसमें से काट कर निकाल दिया गया होगा तो उस कंडीशन में एक तो टोपी खत्म है उसका, लेकिन अभी ये बेस वाला चीज अभी बचा रहेगा। ठीक है ना, तो इसको जोड़ने के लिए इसमें इतना कर देंगे, अपना वो आ जाएगा। दिया है, दिए बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। काटे जाने वाले शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, यानी वो भी 12 सेंटीमीटर है। और क्या है, हाँ, और त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन। लिखेंगे कि बेलन से शंकु को काट लेने पर बचे भाग का आयतन क्या कर लेंगे हम, बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बेलन का आयतन πr² और इसका सूत्र 1/3πr का वर्ग h। समझ रहे हैं कि शंकु के आयतन का फार्मूला है। आगे जब चलते हैं तो होता क्या है उसको देखें। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, πr का वर्ग h दोनों में है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई दोनों का मान सेम है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पाई का मान अगर रखते हैं, अगर आप तो रख भी सकते हैं। जैसे हो जाएगा पाई गुणते 5 का वर्ग और गुणते 12 ऋण 1/3 पाई गुणते 5 का वर्ग गुणते 12। सेम ही रखना है हमें। तो इसका अगर करेंगे तो इसको काट देंगे हम। इसका हो जाएगा क्या, 12 बराबर ही हम 144 ना,
12 पर ही हम 144 और 5 5 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौके 20 और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 2 22 को 2 हाथ में लग गया 2 5 2 एक बार 12 है 5 5 5 25 और 5 चौके 20 को 0 हाथ में लग गया 2 5 चौके 20 2 22 22 को 2 हाथ में लग गया 2 5 से कम 5 और 2 7 4 दूना के 8 हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 0 और 8 8 16 को 6 हाथ में लग गया 1 36। एक बार 12 है हम 2 का 12 में 144 कर दे रहे हैं 12 में 25 का बुरा होगा ना। हाँ देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये पाई है गुणते 5 का वर्ग गुणते 12 है, 12 का वर्ग नहीं था, यानी 5 25 25 में हमें 12 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 5 दूना के 10 को 0 हाथ में लगाया 1 5 हो जाएगा 1 25 5 हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा और इसमें हमें गुणा करना है 12 का ना। हो गया इसका मतलब ये हो जाएगा 300 पाई ये हो गया और इसको अगर काटते हैं तो 5 25 25 चौके 100 पाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 25 25 और 25 चौके 100 न होगा तो 300 में से 200 100 पाई को घटाएंगे 200 पाई घन सेंटीमीटर। ये जो 200 पाई घन सेंटीमीटर आएगा यह बची हुई आकृति का क्या होगा, आयतन होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। तो ध्यान दीजिए, अब यहीं पे एक ही बार लगा देते हैं, बची आकृति का वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या करेंगे आप, करेंगे आप 2 पाई आर एच धन पाई आर एल प्लस पाई आर का वर्ग। इनमें 3 चीज जोड़ेंगे, बात समझिए मेरा, इसमें 3 चीज जोड़ेंगे तब जाकर के बची आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। क्यों, आपको हमने बताया है, किसी आकृति में से अगर किसी आकृति को आप बाहर करते हैं तो उसका आयतन कम होता है लेकिन उसका पृष्ठ क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि जब आपने इसके अंदर शक्वाकार छिद्र किया तो इस कंडीशन में शक्वाकार आकृति के रूप में इसके अंदर गड्ढा बन गया, तो गड्ढा बन गया तो मतलब ये पृष्ठ क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने इसमें 3 चीज लिखा है, देखिए ध्यान से, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच का मतलब ये बेलन का भाग और ये वाला भाग, ठीक। जो इसमें हमने गड्ढा किया है उस गड्ढे के लिए हमने लिख दिया पाई आर एल और गुणते पाई आर का वर्ग का मतलब ये जो नीचे का भी एक भाग बचा है। तो हमें जरूरत क्या है निकालने की, एल का मान। देखिए ध्यान से, ये जो हमने शंकु काट करके इसमें से निकाला है उस शंकु की हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो एल का मान अगर निकालते हैं तो एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग, एल का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग, एल का वर्ग बराबर 144 धन 5 25 25, एल का वर्ग बराबर 169, एल का मान क्या, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई गुणते आर का मान 5 गुणते 12 धन पाई गुणते 5 गुणते 13 धन पाई गुणते 5 का वर्ग। ध्यान से देखें, 2 पाई गुणते 5 गुणते 12 पाई गुणते 5 गुणते 13 धन पाई गुणते 5 का वर्ग। आगे जब चलिए तो देखिए क्या होता है, 5 दूना के 10 10 120 पाई प्लस 13 25 65 पाई, हाँ, और इसको जोड़ेंगे तो 25 पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 120 65 और 25 को ऐड कर लेंगे, 0 हो गया, 6 4 10 1 11 यानी 210 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ होगा, अरे संपूर्ण पृष्ठ, और ये क्या होगा, आयतन। अगर आपकी इच्छा होगी तो पाई का वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। क्या सवाल है, 6ठा सवाल। चौथा सवाल बोले, चौथा सवाल क्या दिया गया है, देखिए छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए फिगर क्या है, पहले चलो कोई देख लो, देखो यह एक बना हुआ था क्या, वृत्त,
खींचा गया था वृत्त का व्यास, इसका नाम था AOB, ठीक है। और इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें एक त्रिभुज बनाया गया है जो अर्धवृत्त में बना हुआ है। ध्यान से देखें, इस तरीके का कह रहा है कि यह जो त्रिभुज बना है ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कन्फर्म है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, फिगर के मुताबिक आपके दिमाग में बात आ रही होगी। हाँ, क्या वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। सबसे पहले आप इसका नाम दे देंगे, क्या दिया है, C। लिखेंगे कि कोण ACB जो है अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण है। और भली भांति आप जानते हैं, प्रमेय है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इसलिए कोण ACB इक्वल टू 90 अंश, ACB इक्वल टू 90 अंश। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कन्फर्म है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो निकलेगा कैसे, वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटाना होगा। इस चीज को इसमें से घटाएंगे तभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा, ऐसा तो आपको दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन सब कुछ हमें निकालना होगा। तो वो चीज यहीं से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अगर ये कोण हमारा 90 अंश है तो इसका मतलब लिखेंगे कि त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर होगा क्या, कर्ण, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का एंगल बना, ये 90 अंश का होगा तो ये आपका कर्ण होगा। तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग 36 धन 64, यानी AB का वर्ग इक्वल टू 100, यानी AB बराबर √100, यानी AB बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब AB का मतलब व्हाट, AB का मतलब वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर आया, इसलिए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर, 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग। अब देखिए ये जो 5 आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी कैंसिल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल πr का वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणित 5 का वर्ग और ऋण 1/2 गुणित 6 गुणित 8, लंब और आधार कर्ण से मतलब नहीं है। इसको अगर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 25, 22 में हमें 25 का मल्टीप्लाई करना है। 25 दूना के 50 को 0 हाथ में लग गया 5, आगे 550 और 5 7 हो जाएगा, ऋण इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 6 चौके 24। इसको हल कर लेंगे बटा में 1 करके ना। जब इसको हल करते हैं तो एलसीएम 7 होगा और ये हो जाएगा आपका 550 और ऋण 7 चौक 28 को 8, हाथ में लग गया 2 और 7 दूना के 14 और 14 2 16। 560 में से 168 को क्या करना है ना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। 7 चौक 28 को 8, हाथ में लग गया 2, 7 दूना के 14 2 16। घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, 5 बचेगा 9 होगा, 9 क्या 550 है, सॉरी
550 में से घटाना। इसमें जब करेंगे तो ये 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 4 कर देंगे तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक है ना? हाँ, 382/7। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 पचे 35 कट जाएगा, 3 और 2 7 चौक 28, 4 0 7 पचे 35 और फिर 5 होगा, 7 सत्ते कुल मिला जाएगा के 54.57 वर्ग होगा, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? उत्तर है। ये चौथा सवाल है। जिसको नहीं आ रहा है उसके पास पछताने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हिम्मत नहीं होगा कि हमसे कह देंगे कि कहाँ पढ़ाए हैं। ना पढ़ रहे हो, सो रहे हो, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और सो रहे हो तो सो उसी तरीके से कहते कहते थक गया कि बेटा पढ़िए पढ़िए। और इसी तरह हर सैटरडे के दिन आपको होमवर्क मिलेगा। 5वां सवाल बोलिए क्या है? एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि पर जा लगा है तथा भूमि। चलिए मिल गया। 5वां क्वेश्चन आपको क्या मैंने दिया है, इधर देखिए ध्यान से। जमीन पर यह एक वृक्ष था, ध्यान से देखें। AB हमारा वृक्ष था, AB एक वृक्ष था जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया कि h है। इसका नाम हमने दे दिया AB। इसकी पूरी ऊंचाई क्या मान लिया हमने? h मीटर। कहता है एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि पर जा लगा है और भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु का जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है। मान लिया गया कि यह जो हमारा यह वृक्ष था AB, यह बिंदु C से टूट गया और जब C से टूटा तो इसका जो A वाला ये पोर्शन है लटक करके जमीन पर आ गया और आकर के जमीन पर टच कर जाता है। ठीक है ना? और आपको पता है कि ये वृक्ष की जड़ है, भी वृक्ष की जड़ है। कह रहा है कि वृक्ष का यह जो टूटा हुआ भाग है जहां पर जमीन पर आकर के टच करता है उस बिंदु की वृक्ष की जड़ से दूरी कै मीटर है? 6 मीटर है। ठीक है? वृक्ष की पूरी ऊंचाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये जमीन पर खड़ा था ना, कंफर्म है कि ये 90 अंश का एंगल यहाँ पर है क्योंकि लंबवत है वो। मान लेंगे हम कि माना वृक्ष C बिंदु से टूट गया है। ठीक है? और कह रहा है कि यह जो A वाला पोर्शन जब जमीन पर आता है तो यह इस रेखा के साथ 45 अंश का एंगल क्या करता है? बनाता है। ठीक है? यहाँ पर 45 अंश का एंगल है। तो हमने लिखा कि माना वृक्ष C बिंदु से टूट गया है। टूटा भाग हम मान लेंगे, टूटा भाग हमारा x1 और खड़ा भाग अगर हम मान लेते हैं क्या? x2 है। मतलब ये वृक्ष की टोटल ऊंचाई h थी, लेकिन ये हमको मानना है कि जौन है ऊपर से टूटल है ये x1 भाग है और ये क्या है? x2 है। तो ये ना इधर लटक गया है तो यहाँ पर आ गया है। यानी कन्फर्म है कि h की लंबाई हमें तब पता होगी जब x1 और x2 को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो किसी तरीके से हमें x1 और x2 का मान क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना? लेकिन हो क्या रहा है? स्पष्ट है। कह रहा है कि 6 मीटर की दूरी पर है और उसको हमें ज्ञात करना है। तो ये चीज़ आपका 6 मीटर है। ठीक है ना? अब हमें इसी की मदद से इसको भी और इसको भी लेना है। इसलिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज BAC से देखिए इस 45 अंश वाले कोण के लिए ये आधार है, ये सामने क्या है? लंब है और ये क्या है? कर्ण है। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में जब त्रिभुज हम BCA से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं कि tan थीटा,
तो कन्फर्म है कि लंब बटा में आधार होगा। लंब का मतलब x2 हुआ, लंब का मतलब BC हुआ और आधार का मतलब AB हुआ, यानी वी कैन से x2 बटा में 6। इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा का मान आपको 45 अंश दिया हुआ है x2 बटा में 6 के, और tan 45 अंश का मान आपको पता है 1 होता है। 1 बराबर x2 बटा में 6 के, फिर ये गुणा कर देंगे, यानी x2 इक्वल टू 6 मीटर। हमने ये प्राप्त कर लिया कि ये क्या है, 6 मीटर आ गया, ये 6 मीटर आ गया। अब आप पाइथागोरस लगा लेंगे तब भी आ जाएगा, और चाहे ट्रायंगल से लगा लेंगे। इसी एंगल को लेते हैं, अगर इसको लेते हैं तो ये लंब और ये कर्ण है, तो लिखेंगे कि पुनः साइन थीटा लेने पर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, यानी BC बटा में AC है। ये साइन थीटा का मतलब ये एंगल लिए हैं 45 अंश वाला, तो साइन 45 अंश बराबर लंब का मान हमने निकाल लिया है 6 है, क्या निकाले हैं अभी BC की लंबाई। इस कंडीशन में ये हो जाएगा 6 बटा में कर्ण का मान हमको पता नहीं है, यानी AC की लंबाई पता नहीं है, यानी 6 बटा में x1, और साइन 45 अंश का मान भी होता है 1/√2 बराबर ये हो जाएगा 6 बटा में x1। फिर गुणा कर देंगे, इस कंडीशन में आपको मिलेगा x1 बराबर 6 करड़ी के अंदर 2 मीटर, 6 करड़ी के अंदर 2 मीटर। इसलिए पूरे वृक्ष की ऊंचाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 6 करड़ी में 2 प्लस 6, ठीक है ना, यानी 6 कोष्टक के अंदर करड़ी में 2 प्लस 1, यही आपका क्या हुआ आंसर। ना लास्ट सवाल आपका होमवर्क सॉल्यूशन का लास्ट सवाल। एक द्विघात समीकरण बनाइए ना। हमें लास्ट सवाल जो 6वां सवाल आपको दिए गए था वो दिया गया था कि आपको द्विघात समीकरण बनाना था। द्विघात समीकरण बनाओ जिसके मूल 3 करड़ी में 2 तथा क्या है -4 करड़ी में 2 है, ठीक है ना। आपको पता है कि द्विघात समीकरण इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है जहाँ अल्फा तथा बीटा मूल है। अल्फा तथा बीटा क्या है, मूल है। तो यही जो आपको दिया गया है ना, वह द्विघात समीकरण का मूल है। सपोज दैट अल्फा का मान दिया है 3√2 और बीटा का मान दिया है √4 करड़ी में 2। हमें अल्फा प्लस बीटा रखना है, अल्फा इंटू बीटा रखना है, कर लेंगे। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 करड़ी में 2 और -4 करड़ी में 2। हल जब करेंगे तो माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 3 करड़ी में 2 गुणते √4 करड़ी में 2, 4 के 12 गुना के 24। अब जो हमारा सूत्र है उस सूत्र में जो चीज़ है उसके रख लेंगे। इसलिए द्विघात समीकरण क्या बनेगा, इसलिए द्विघात समीकरण इज इक्वल टू x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान देख रहे हैं माइनस करड़ी में 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -24, यानी x का वर्ग प्लस करड़ी में 2x और -24। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से मैंने 6 सवाल का आपका सॉल्यूशन दे दिया। आप खुद मिला लिए होंगे कैठो आपका सही है कैठो गलत है।